बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्किंसन डिजीज़ के हवाले से कि ये होता क्या है, इसका नाम पार्किंसन क्यों पड़ा, किसने रखा, कब रखा, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग इसके कॉजेज़, ट्रीटमेंट, सिम्पटम्स और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले पार्किंसन डिजीज़ का जो नाम है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था जिसका नाम था जेम्स पार्किंसन, और उसने 1817 में इसको कहा था कि एक शेकिंग पाल्सी डिजीज़ है, और ये हमारे पास 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट्स को इफ़ेक्ट करती है। अगर हम पार्किंसन को देखें तो ये हमारे पास एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें हमारे पास डिजेनरेशन और डेथ हो जाती है न्यूरॉन्स की, और ये हमारे पास मूवमेंट को इफ़ेक्ट करती है। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो मेन और मेजर जो इसके सिम्टम्स हैं वो ट्रिमर्स हैं, यानी शेकिंग मूवमेंट्स आ जाती हैं हमारे लिम्स में। तो ये हमारे पास एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो हमारे पास लॉन्ग टर्म और लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ है जिसमें हमारे पास ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, ट्रिमर्स और गेट चेंजेस आ जाती हैं। ब्रेडिकाइनेसिया हमारे पास स्लोनेस होती है मूवमेंट में, कि वो जो भी बंदा मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है वो स्लोली परफॉर्म करता है, और जो मसल टोन होती है वो बंदे की बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि मसल स्टिफ हो जाते हैं। अगर हम कॉज की बात करें तो प्राइमरी कॉज जो है वो तो हमारे पास बिल्कुल ही अननोन है, वो उसका आज तक कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ कि मेन कॉज पार्किंसन की क्या चीज़ है। उसके बाद अगर हम देखें तो इनहेरिटेंस बेस्ड हमारे पास होता है पार्किंसन डिजीज़। हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई ऐसे जीन्स की वजह से हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। अगर हम फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो कोई भी आपके रिलेटिव्स ऐसे या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में ऐसे किसी को पार्किंसन हुआ हो तो उसकी वजह से उस पेशेंट्स को भी पार्किंसन हो सकता है। और अगर एज को देखा जाए तो अबव 60 ईयर्स हमारे पास होती है, मोस्टली देखा गया है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि ये बूढ़े लोगों की डिजीज़ है, यानी ओल्ड एज में होती है, लेकिन आजकल जो रिसर्च के मुताबिक वो 40 ईयर्स में भी इसको देखा गया कि मोस्टली 40 ईयर्स के जो भी बंदे होते हैं उनके अंदर भी पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है, और मेल्स में मोस्टली कॉमन होती है, फीमेल से ज़्यादा, लेकिन रेयरली फीमेल्स को भी कभी कभी हो जाती है, और इस वजह से क्योंकि उनके अंदर एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है, उनका एस्ट्रोजन लेवल लो हो जाता है। मोस्टली जो मीनोपॉजल वुमेन्स होती हैं वो जब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज़ नहीं करती तो वो ज़्यादा उस डिज़ीज़ के रिस्क फैक्टर में आ जाती हैं, उनको ये डिज़ीज़ हो सकती है। अगर हम मेडिकेशंस की बात करें तो कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हमारे पास हो सकती है। तो हमारे पास मेटोक्लोप्रामाइड, रिज़रपिन, मिथाइल डोपा, लिथियम, हैलोपेरिडोल एंड क्लोप्रोमाज़ीन है। तो अगर हम एग्रीकल्चर वर्क की बात करें तो हमारे पास ऐसा है कि कुछ ऐसे बंदे जैसे कि हमारे पास फार्मर्स वगैरह होते हैं तो उनका एक्सपोजर हमारे पास इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से ज़्यादा होता है, जैसे कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड वगैरह, तो उनके अंदर भी कभी कभी हमारे पास पार्किंसन के सिम्टम्स आ जाते हैं या पार्किंसन डिजीज़ उनको हो जाती है। हेड इंजरी भी हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास सेकेंडरी हैं, यानी उसके अलावा अगर सेकेंडरी में देखा जाए तो कोई भी इन्फेक्शन हमारे पास हो सकता है, इंसेफेलाइटिस की वजह से हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ आ सकती है। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो मेनली जो हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ जो है वो होती है हमारे पास डोपामिन के लेवल कम होने की वजह से, यानी कि जब हमारे पास बेसल गैंग्लिया में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है तो हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ कॉज होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा में जो डोपामिन होता है उसकी डीजनरेशन हो जाती है, उस डोपामिन न्यूरॉन्स की डीजनरेशन हो जाती है, डेथ कॉज हो जाती है, उसकी वजह से हमारे पास डोपामिन और एसिटाइल कोलिन का जो नॉर्मल बैलेंस है बेसल गैंग्लिया में वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से जो हमारे पास एक्स्ट्रा पायरामाइडल ट्रैक है जो हमारे मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है वो इम्पेयर हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे पास लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल आता है, और उस वजह से हमारे पास ट्रिमर्स, रिजिडिटी और एकाइनेजिया जैसे सिम्टम्स हमारे पास आते हैं। रिजिडिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाती है
स्टिफनेस मसल्स में आ जाती है। मसल्स यानी कि आपको बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं और जो मोशन होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाती है। रिजिडिटी की यहाँ पे हमारे पास एक टाइप बताई गई है जिसको कॉग्निटिव रिजिडिटी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास स्मॉल जर्की मूवमेंट्स आ जाती हैं जो आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा टेंस कर देती हैं। आफ्टर सम टाइम वो फिर रिलैक्स पोजीशन में चले जाते हैं। अगर ट्रिमर्स की हम बात करें तो हाँ, ट्रिमर्स हमारे पास इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट दोनों डिस्टर्ब होते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आ जाती हैं। तो इसमें ट्रिमर्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया है एज अ रेस्टिंग ट्रिमर। रेस्टिंग ट्रिमर का क्या मतलब हुआ कि वो हमारे ट्रिमर जो है हमारे पास रेस्टिंग पोजीशन में आएंगे और जैसे ही कोई वॉलेंट्री मूवमेंट परफॉर्म की जाएगी तो वो हमारे पास डिसअपियर हो जाएंगे। और इसको उन्होंने एज अ पिल रोलिंग ट्रिमर ऑफ हैंड बताया है। एक आई नीचे हमारे पास एब्सेंस ऑफ मूवमेंट यानी कि एक फ्रीजिंग सिचुएशन आ जाती है। सडन ब्रेकडाउन हो जाता है मूवमेंट का। ये बंदे को पता नहीं चलता कि उसने कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करनी है। हाइपोकाइनेसिया हमारे पास रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड होता है मूवमेंट का कि जो भी बंदा काम कर रहा होता है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्लोनेस आ जाती है। उसका जो काम करने का एम्पलीट्यूड है या जो भी वो काम कर रहा है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। और पोस्टरल इंस्टेबिलिटी हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें ये है कि उनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका बैलेंस कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है और वो शेक करने लग जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि वो आगे पीछे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और जो फॉरवर्डली वो मूव करते हैं उसको हम प्रोपल्जन कहते हैं और बैकवर्ड मूवमेंट जो उनकी होती है उसको हम रेट्रोपल्जन कहते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में हमारे पास हाइपोमीमिया आ जाता है। हाइपोमीमिया हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट जो है वो हमारे पास अपने फेशियल एक्सप्रेशंस या जो भी उस मूवमेंट्स है उनको वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता। उसके फेशियल एक्सप्रेशन और जो भी उसके एक्यूरेट एक्सप्रेशंस होते हैं, इमोशंस होते हैं फेस के, वो लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि स्पीच और बैलेंस कोऑर्डिनेशन वगैरह सब डिक्रीज हो चुका होता है, डिस्टर्ब हो चुका होता है। नेक्स्ट है ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा यानी कि ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा का मतलब ये हुआ कि उनके मुंह से हर वक्त स्लाइवा निकलता रहता है। लो वॉल्यूम स्पीच, उनका जो बोलने की जो स्पीच है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जब वो बोलते हैं तो समझ नहीं आती कि वो क्या चीज़ बोल रहे हैं। डिसआर्थ्रिया हमारे पास होती है, डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, और वो उनका जो बोलने का अंदाज़ है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका होता है, वो नहीं बोल पाते कि वो असल में बोलना क्या चाह रहे हैं। प्रॉब्लम इज सॉल्विंग एन इनवॉलेंट्री फ्लो ऑफ सलाइवा के उनका मतलब ये कि उनका जो कोई भी चीज़ अगर वो खा लें तो उसको वो सॉलो करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और अगर वो कोई भी काम करते हैं तो वो बहुत लंबा टाइम लेते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने में। और अगर एडवांस पीडी डिजीज़ हुई है अगर किसी को तो उसके अंदर उस बंदे का फेस बहुत ज़्यादा स्टिफ होगा और डिमेंशिया भी आ जाता है यानी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स में उनको मेमोरी लॉस हो जाता है, जो भी वो चीज़ें उनको याद होती हैं वो उनको भूलना शुरू हो जाती हैं और उनका इंटेलेक्चुअल फंक्शन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास मोटर सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। डिस्काइनेसिया जो कि हमारे पास डिदरिंग मूवमेंट्स है या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है, शेकिंग मूवमेंट्स है। और डिमेंशिया हमारे पास लॉस ऑफ मेमोरी है, उनको भूलना स्टार्ट हो जाता है, जो भी चीज़ें उनको याद होती हैं तो वो भूल जाती हैं उनको। डिप्रेशन है हमारे पास एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट ज़्यादातर उदास ही रहता है और उसका कोई भी काम करने में दिल नहीं लगता। हेल्यूसिनेशन जो है हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बंदा हर एक चीज़ को जो वो सोच रहा था उसको सच मान लेता है जबकि वो हकीकत में होती नहीं है। और इसमें हमारे पास 5 सेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। साइकोसिस जो है वो हमारे पास एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें बंदे का जो रियल वर्ल्ड है उससे कांटेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। डिस्फेजिया जो है वो हमारे पास डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग है कि बंदा जो भी चीज़ खाता है उसको सही तरीके से उसको नहीं निगल सकता। माल न्यूट्रिशन में हमारे पास उस बंदे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती है। एस्पायरेशन नमूनिया भी हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन है पार्किंसन डिजीज़ की।
ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होती है हमारे पास? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। जब भी कोई बंदा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाता है तो वो बिल्कुल उसको चक्कर आने लग जाते हैं। यानी अगर कोई बैठा है तो अगर वो खड़ा होता है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा और उसको गिरने का खतरा हो सकता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। तो डायग्नोसिस में हम लोग सीटी स्कैन या एमआरआई करेंगे। तो किस वजह से करेंगे कि जो भी सेकेंडरी कॉजेज होंगी उनको इवेलुएट करेंगे कि उस किस वजह से हमारे पास ये सिम्टम्स आ रहे हैं। दूसरा हमारे पास एक स्कैन है पेट स्कैन। पेट स्कैन हमारे पास इसका फुल फॉर्म है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन, और इसको हम लोग इसलिए करते हैं कि जो लेवोडोपा की कन्वर्जन होती है डोपामीन में और उसका जो अपटेक होता है कॉर्पस स्ट्रेटियम में, उसको हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट अगर हम पार्किंसन की ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो मेजर मेडिकेशंस होती हैं वो लेवोडोपा यूज़ होती है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एजेंट है और मेन एजेंट है पार्किंसन पेशेंट्स के लिए। सर्जरी की अगर हम बात करें तो हम लोग सर्जरी की तरफ तब जाते हैं जब हमारे पास मेडिकेशंस प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती और पेशेंट जो है वो वर्स कंडीशन की तरफ जा रहा होता है। तो सर्जरी में हमारे पास दो तरह के प्रोसीजर्स हैं पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए। एक है टेलेटॉमी और दूसरा है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। टेलेटॉमी में हम लोग क्या करते हैं कि थैलेमस के अंदर एक ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं और फिर वो हमारे पास ओवरऑल ब्रेन फंक्शंस को जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। दूसरा हमारे पास है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ये हमारे पास एक पल्स जनरेटर प्रोसेस है जिसमें हम लोग हाई पल्स हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देते हैं थैलेमस को, और फिर हमारे पास जो पाथवे होता है वो ब्लॉक हो जाता है और वो ट्रिमर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरा इसमें ये हमारे पास बताया हुआ है कि ये हमारे पास ट्रिमर को अनकंट्रोल मूवमेंट जो पार्किंसन डिजीज़ में होती है उसको ट्रीट करता है, और इसमें हम लोग सर्जिकली इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं ब्रेन में थैलेमस एरिया में, जिनको हम लोग कनेक्ट करते हैं न्यूरो स्टिमुलेटर पेसमेकर डिवाइस के साथ चेस्ट में जो प्रेजेंट होती है क्लेविकल एरिया में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में ये है कि हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के साथ साथ जो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन यानी कि जो भी हम लोग मेडिकेशन ले रहे होते हैं वो एक मेजर की रोल प्ले करती हैं पेशेंट की मैनेजमेंट में। और इसमें ये बताया हुआ है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को फुली अवेयर होना चाहिए कि जो मेडिकेशंस पेशेंट ले रहा है और उसके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम इसमें मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट को एक्सरसाइज ट्रेनिंग करवाएंगे कि नॉर्मली जो भी हमारे पास एक्सरसाइज होंगी एडीएल्स के लिए हम लोग उसको वो परफॉर्म करवाएंगे। नेक्स्ट हम लोग उसको उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ हम लोग क्यों जाएंगे? हम लोग इस वजह से जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट के मसल जो हैं उनकी टोन बिल्कुल स्टिफ हो चुकी होती है। मसल्स उनकी टोन इंक्रीज़ हो चुकी होती है, मसल स्टिफ हो चुके होते हैं, तो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से हम लोग उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे। और दूसरा बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास पोस्चरल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी होती है और पेशेंट्स जो है वो मूव करने लग जाता है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं होती। इस वजह से उसकी बैलेंस ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा हम लोग इसमें जो ईटिंग इम्पेयरमेंट्स होती हैं उनको करेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, और वर्बल स्किल्स जो हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं ब्रेथ कंट्रोल के साथ।